नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार विधानसभा के बाहर, जहां पर बीजेपी भी हंगामा करती हुई नजर आ रही है, वहीं आरजेडी के नेता भी विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर में। बता दें आपको, शक्ति परीक्षण होना है, नंबर नीतीश के साथ हैं, लेकिन उससे पहले सीबीआई का एक्शन। 4 नेता आरजेडी के ऐसे हैं जहां सीबीआई इस वक्त मौजूद है, उनके घर पर एक्शन चल रहा है। वहीं आरजेडी के नेता विरोध जताते हुए भी नजर आ रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर थामे केंद्र सरकार होश में आओ, इसके नारे लगाते नजर आ रहे हैं, सीबीआई वापस जाओ। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, थोड़ी देर में शक्ति परीक्षण होना है, उससे पहले स्पीकर ने भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। 53 विधायकों ने नोटिस दिया, उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। विरोध हर जगह देखने को मिल रहा है। माननीय सदस्यगण, शांति से बैठ जाएं सभी लोग। आप बैठ जाइए शांति से सभी लोग। माननीय सदस्यगण, सप्तश बिहार विधानसभा के खटसम सत्र के इस विशेष उपवेशन में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस संसदीय लोकतंत्र में संख्या बल की निर्णायक भूमिका होती है। मैं इसी सदन में बहुमत से निर्वाचित हुआ था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन नेता विरोधी दल एवं वर्तमान के उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस आसन पर बिठाया था। अपने इस संक्षिप्त कार्यकाल में मैंने कई कार्य किए, कई कार्यक्रम आयोजित किए। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलूं। पूरी निष्पक्षता से मैंने सदन के अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया। हमेशा मैंने विधानसभा के आप सभी सदस्यों की मान मर्यादा एवं सदन की गरिमा को बढ़ाने का प्रयत्न किया। एक नई राजनीतिक घटनाक्रम के तहत राजनीतिक दलों का नया गठबंधन हुआ, नई सरकार का गठन हुआ। बिना किसी विवाद के नई सरकार ने शपथ ग्रहण भी किया और अपना कार्य करने लगी। परंतु इसी बीच सदन के कतिपय माननीय सदस्यों के कारण कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष पद से हटाए जाने का संकल्प प्रस्तुत किया। माननीय सदस्य, लोकतंत्र में परिस्थितियां और समय दोनों परिवर्तनशील है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू और इस आसन पर बैठे हुए उस समय के अध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय बिंदेश्वरी वर्मा जी थे। उस समय भी इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस समय ये कोट किया गया था कि लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार राज व्यवस्था में बहुमत या अल्पमत की निहित अधिकार का रक्षण नहीं होकर सभी के अधिकारों का संरक्षण होता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में यदि किसी भी अल्पमत को हतोत्साहित या चुप करने का बलात् प्रयत्न दिखलाई दिया तो यह अनाचारी व्यवस्था बन जाती है
और हमेशा यह ध्यान रहे कि अनाचारी व्यवस्था शासन तंत्र को अत्याचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार के पथ पर अग्रसर गवाह है, जिसका परिणाम हम आप सभी देखे हैं, गवाह हैं। हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि आपकी भावनाओं के अनुरूप आसन की मर्यादा का ध्यान रखकर हम अवश्य निर्णय लेते, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा करने का मुझे अवसर ही नहीं दिया गया। सरकार का 9 अगस्त को इस्तीफा देना और 10 अगस्त को नई सरकार का प्रस्ताव देना, लोकतंत्र में बहुमत के हिसाब से ये परंपरा, नैतिकता पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या लोकतंत्र की बदसूरती कहें, ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं, या लोकतंत्र का तकाजा है। नई सरकार के गठनोपरांत मैं स्वतः अपने पद का परित्याग कर देता, लेकिन इसी बीच प्रेस, मीडिया और अखबारों से मालूम हुआ कि 9 अगस्त को लोगों ने मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भेजी है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश था। पुनः 10 अगस्त को सरकार गठन के पूर्व ही लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव सचिवीय कार्यालय में जाकर दिया। इस परिस्थिति में उनके अविश्वास के आरोप का सही जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि यदि हम इस्तीफा दे देते तो उनके आरोप का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। माननीय सदस्यगण, आप सभी बिहार में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वह अस्पष्ट है। 9 माननीय सदस्यों का पत्र मिला, जिसमें से 8 लोगों का प्रस्ताव नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। एक माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी द्वारा दिया गया, जो अब माननीय मंत्री हैं, जिसमें वह वर्णित है कि आप विश्वास मत खो चुके हैं, ये मुझे सही लगा। लेकिन मुझ पर अन्य आरोप जो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लगाया गया है, मनमानी करने का, कार्यशैली और व्यवहार अलोकतांत्रिक रखने का, तानाशाही प्रवृत्ति का, माननीय सदस्य खासकर श्री चंद्रशेखर जी, जो अब माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे गौरवशाली परंपरा शर्मसार हुआ। माननीय सदस्यगण, 20 माह के बहुत छोटे से कार्यकाल में मैं सदन में 100% प्रश्नों के उत्तर का आने बिहार विधानसभा के स्पीकर को सुन रहे थे आप, जिनका कहना ये था कि मुझे अध्यक्ष पद से हटाने का कुछ सदस्यों का संकल्प है, मुझे फैसला करने का अवसर नहीं दिया गया, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अविश्वास प्रस्ताव अस्पष्ट है, ये विधानसभा स्पीकर ने साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने की जरूरत है। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो स्पष्ट है, मैं नियम के तहत काम कर रहा हूं। तो दो मोर्चों पर यह राजनीतिक मुकाबला चल रहा है। एक तरफ स्पीकर ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, दूसरी तरफ आपने आज सुबह से देखा किस तरह से सीबीआई और ईडी की छापेमारी की कार्रवाई आरजेडी के अहम नेताओं पर चल रही है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन अब किया जा रहा है आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा।
खत्म सत्र तो के एक बड़ी बात यहां पर उनकी तरफ से कही गई है कि अविश्वास प्रस्ताव नियम के मुताबिक नहीं है, ये बात स्पीकर ने कही है। अब देखिए यहां हंगामा होता हुआ भी बिहार विधानसभा के अंदर आप देख रहे हैं, बाहर भी हंगामा और अंदर भी, क्योंकि बाहर आरजेडी के नेता इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि सीबीआई की रेड चल रही है, आज जब शक्ति परीक्षण होना है। उसके अलावा बीजेपी के जो नेता है वो इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि मंदिर गए नीतीश, वहां हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ। तो अलग अलग मुद्दों पर दोनों ही पार्टियां यहां विरोध करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने यहां बड़ी बात कह दी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नियम के मुताबिक नहीं है। बिहार में दो मोर्चों पर राजनीतिक मुकाबला इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। मंत्री जी ने भी समाज सुधार के रूप में उसको लेकर चले, सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान को लेकर मैंने भी हर जिला के अंदर ये पूरा वातावरण बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उन्होंने प्रेरित किया, उत्साहित किया। विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखना, बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण, 17वीं विधानसभा के माननीय सदस्यों का लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का मार्गदर्शन मिलना, देश के आजादी के बाद पहली बार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विधानसभा परिसर में आना और लोकसभा का इसके सेंट्रल हॉल में लगे बिहार के प्रतीक चिन्ह को दर्शाते हुए ऐतिहासिक शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करना, बिहार विधानसभा के 100 वर्षों के सफरनामा से संबंधित विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास, विधानसभा के अतिथियों के लिए अत्याधुनिक गेस्ट हाउस का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कराना, शताब्दी औषधीय उद्यान में उनके कर कमलों से कल्पतरु पौधों का रोपण कर एक सकारात्मक ऊर्जा संचार के लिए रचनात्मक वातावरण बनाना, इन सब कार्यों से सदन की गरिमा और विधायिका इन सब कार्यों से बढ़ी है या घटी है, निर्णय सदन के सदस्यों को करना है। मैं इन सब कार्यों की मूल्यांकन की जिम्मेदारी बिहार की जनता पर भी छोड़ता हूं। इस सदन में संविधान के ज्ञान हमारे अभिभावकों से मिलता है। इस ज्ञान संविधान के ज्ञाता व्यवहार की बिहार नहीं पूरे देश ने देखा और इतिहास इसका समालोचक है। इसका भी निर्णय लोकतंत्र में मालिक जनता है, अंतिम निर्णय उसी का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आसन के प्रति जो आपका सम्मान था, आपके द्वारा जो सहयोग मिला, उसको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही का नहीं, नेता प्रतिपक्ष के नाते जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, सभी सदस्यों का सदन और बिहार की जनता लाइव होता था, देखता था। उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट विधानसभा पर जब हमने बहस कराने का प्रस्ताव रखा, मेरे मन के अंदर यह इच्छा थी कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, 100 वर्ष के गवाह नहीं भागीदार बन रहे हैं, तो हमारा विधानसभा उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में और हमारे विधायक उत्कृष्ट बने। आप सबों ने उसमें भागीदारी किया। हमने लोभ और भय से मुक्त होकर इस आसन की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप सभी को सम्मान दिया। अपने दायित्वों का निष्पक्ष निर्वहन कर सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायिका की गरिमा बढ़े, उसका सम्मान बढ़े, प्रशासनिक अराजकता पर अंकुश लगे, सरकार की नीति घोषणा कार्यक्रमों और खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, न्याय के साथ विकास, न बचाते हैं न फंसाते हैं के सिद्धांतों को इस सदन के माध्यम से भी लागू करने का ईमानदारी से हमने प्रयास किया। इसमें कुछ लोगों की परेशानी बढ़ी जिसकी चिंता हमने कभी नहीं की। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आज मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा या आपराधिक मामला नहीं है।
और कई ऐसे माननीय सदस्य बैठे हैं जो इसी तरह के स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन उनकी छवि को बचाने की जिम्मेवारी हम सबों की है। हर अच्छे लोगों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का ये सदन ही नहीं, तमाम अच्छे लोग हर दल के अंदर, हर समाज के अंदर होते हैं, क्योंकि बिहार की जो विरासत थी, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत हो, बौद्धिक विरासत हो, उत्कृष्ट पर था। पूरा देश ही नहीं, दुनिया इससे सबक लेता था। वह विरासत ठहर गई, वह विरासत रुक गई। हम सब की जिम्मेवारी है ठहरी हुई विरासत को बढ़ाने का। लेकिन दुर्भाग्य से जो आरोपित और कलंकित हैं, वह स्वच्छ छवि को भी कलंकित करने का प्रयास करते हैं। उनके नजरिए में स्वभावतः शामिल रहता है। आज डिजिटल युग है, बदलते समय में लोग उसके बारे में आसानी से जान लेते हैं। छोटे हृदय से हम बड़ा सपना नहीं देख सकते और विकारों से मुक्त हुए सामाजिक सद्भाव और भ्रष्टाचार मुक्त विकास कभी नहीं हो सकता। हमारी कथनी करनी में जब तक अंतर रहेगा, तब तक लोगों का विश्वास जो जनता का हम लेकर आते हैं, उनकी श्रद्धा के पात्र हम नहीं बन सकते। माननीय सदस्यगण, इसके लिए हमको सजग रहना है। माननीय सदस्यगण, इस भवन के और विधानसभा के 100 साल पूरे हो चुके हैं। अब तक जितने लोग इस मंदिर के पुजारी बनकर आए और विदा हो गए, लोग आए गए, यह सिलसिला समय के साथ जारी है, आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इस सदन की मर्यादा और गरिमा को अक्षुण्ण रखने में जिन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई, हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, हम नमन करते हैं। और शर्म आनी चाहिए आपको। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था देने के काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को फरिश्ते योजना के तहत उनको अच्छा इलाज देने का काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली देके गरीब के घर में रोशनी करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को निःशुल्क जल की व्यवस्था कर रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कर रहे हैं और हमारे बुजुर्गों के लिए जाने का प्रयास किया। कभी चालाक बनकर सदन के अंदर लोगों को वर्गलाने का काम नहीं किया। अपनी जिम्मेवारियों को स्थापित नियमों और परंपराओं के तहत निष्पक्ष होकर बिना राग दोष, लोभ लालच, भय मोह के हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। यही आग्रह आप सबों से है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा दिए गए अधिकार का आप भी सही दिशा में उपयोग कर उनका विश्वास। शहीदों की शहादत पर उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था देंगे। केजरीवाल को चिंता है देश की, केजरीवाल को चिंता है दिल्ली की। नरेंद्र मोदी जी, आपको चिंता है विधायकों को तोड़ने की, आपको चिंता है सीबीआई के मुकदमे दर्ज करवाने की, आपको चिंता है ईडी के मुकदमे दर्ज कराने की, आपको चिंता है एक अच्छे शिक्षा मंत्री पर छापे मरवाने की, आपको चिंता है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करने की। आपको हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हैं। रोहित, जिस तरीके की बातें आज वीके सिन्हा ने कही, जाहिर तौर पर जब पहले उनसे इस्तीफा मांगा गया तो उन्होंने नहीं दिया, लग रहा था कि वो अपना मत स्पष्ट करना चाहते थे और अपनी बात कहकर ही अपना इस्तीफा देना चाहते थे। रोहित, आपको आवाज मिल रही है?
इस बीच बड़ी खबर, बिहार विधानसभा के स्पीकर वीके सिन्हा का इस्तीफा पेश हो गया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लगातार उन पर ये दबाव बन रहा था कि वो इस्तीफा दें, और क्योंकि अब जो सरकार का गठन होने जा रहा है उसमें बहुमत जिन दो पार्टियों का है, जाहिर तौर पर उनका इस्तीफा मांगा ही जाएगा। यही वजह है कि आज सुबह विधानसभा का सत्र शुरू होते हुए अपनी पक्ष रखते हुए, अपनी बात रखते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 11 बजे लगभग बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और इस कार्रवाई के शुरू होते ही स्पीकर वीके सिन्हा बोलने लगे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन अब अपनी बात आगे रखने के बाद वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा स्पीकर वीके सिन्हा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन उससे पहले कई खास और प्रमुख बातें उन्होंने बिहार विधानसभा में कही। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव नियम के मुताबिक नहीं है। आपको बता दें 53 विधायकों ने स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिया था। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्पीकर ने नियम के खिलाफ बताया था। सुजीत झा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुजीत, और कोई विकल्प था नहीं वीके सिन्हा के पास, इस्तीफा देना ही एकमात्र विकल्प, और उन्होंने अपनी बात हालांकि यहां जरूर कही लेकिन फिर दे दिया इस्तीफा। बिल्कुल कोई विकल्प नहीं था उनके पास, क्योंकि सदन में बहुमत है नहीं। जो उनके महागठबंधन के विधायक हैं, 164 विधायक है, ऐसी परिस्थिति में तो उनको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपनी बात रखने के लिए आज इस्तीफा दिया है, आसन से इस्तीफा दिया है ताकि वो अपनी बात रख सके। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही इस्तीफा दे देता, जिस दिन सरकार बनी उसी दिन मैं इस्तीफा दे देता, लेकिन उसी दिन कुछ सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसमें अनर्गल उन पर आरोप लगाया गया है कि मैं तानाशाह हूँ, मनमर्जी करता हूँ, तरह तरह के आरोप लगाए गए। और इसी आरोप को ध्यान में रखते हुए मैंने ये तय किया कि मैं अब आसन से ही इस्तीफा दूंगा, और वही उन्होंने किया। उन्होंने सारा अपना जितनी उपलब्धियां थी सब बताई कि क्या क्या उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए कौन कौन से कार्यक्रम कराया और कितना मंत्रियों से 100% जो प्रश्न का उत्तर होता है वो दिलवाया। तो सारी उपलब्धियां उन्होंने बताई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुपचाप बैठे सुन रहे थे वहां पर। उन्होंने हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं कही, लेकिन अंत में उन्होंने एक जो ऐसी हम कह सकते हैं कि आगे ऑर्डर जारी किया, जिसकी वजह से थोड़ी जो सत्ता पक्ष है वो नाराज हुई। उन्होंने ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी हलचल बिहार की सियासत में। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, गुरुग्राम के एक मॉल पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है। गुरुग्राम का ये मॉल, जहां पर अब सीबीआई की टीम पहुंची है छापेमारी करने के लिए। यहां पर मॉल में तेजस्वी, ये मॉल बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का है। क्यूब 71 मॉल इस मॉल का नाम है, जो कि गुरुग्राम में स्थित है। यहां पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस मॉल के मालिक हैं। तो इस बीच ये बड़ी सियासी हलचल, और मॉल में जो सीबीआई की रेड इस वक्त चल रही है उसे बिहार की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नाम प्रमुख तौर पर तेजस्वी यादव का आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये मॉल तेजस्वी यादव का है। इससे पहले आपको बता दें 3 महीने पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, राबड़ी देवी के आवास पर छापेमारी हुई थी, और वहीं से तेजस्वी से जुड़े कई दस्तावेज सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई थी, और भोला यादव की गिरफ्तारी तक हुई थी। उसके बाद उनसे पूछताछ जब हुई तो उसके बाद माना जा रहा है इन अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया और यहां पर छापेमारी चल रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, जिस मॉल के बारे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी का ये मॉल है, वहां पर इस वक्त टीम मौजूद है, छापेमारी हो रही है। सिर्फ यहां नहीं, पटना में भी हमने देखा किस तरीके से जो 4 आरजेडी के नेता हैं, जिनमें से एक कोषाध्यक्ष सुनील सिंह, उनके आवास पर भी टीम पहुंची सीबीआई की, और वहां पर भी छापेमारी हुई है। वो तस्वीरें भी हमने देखी। हालांकि इसको लेकर विरोध भी आरजेडी के नेता जो हैं वो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के लिए इस वक्त मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुग्राम मॉल में मॉल का जो कहा जा रहा है ये तेजस्वी का मॉल है, वहां पर इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है। मुनीश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीश, 3 महीने पहले एफआईआर होना, वहां घर से तेजस्वी यादव से जुड़े हुए दस्तावेज टीम अपने साथ ले गई थी, क्या उसी कड़ी में अब आगे ये जांच चल रही है?
जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई का ये कहना है कि इस मामले में जब उन्होंने पहली और दूसरी बार छापेमारी की तो उस वक्त जो दस्तावेज उनको मिले थे, जो बयान उन्होंने दर्ज किए थे, उसके आधार पर जांच आगे बढ़ी है और जांच जब आगे बढ़ी है तो कई और नाम इसमें सामने आए हैं। जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, देखिए उन सीबीआई सूत्रों का ये कहना है कि गुड़गांव में एक मॉल है क्यूब 71, वो मॉल जो है तेजस्वी यादव और उनके जो सहयोगी हैं उनका ये मॉल है। और सबसे खास बात इसमें यह है, और ये बहुत अहम भी हो जाता है, कि ये जो मॉल खरीदा गया था और जो बनाया गया था इसमें उसी पैसे का इस्तेमाल हुआ है जिसमें कथित रूप से लालू यादव और उनके परिवार वालों को पैसे आए थे। यानी कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पे जो पैसे और जमीन दी गई थी, उसी पैसे का इस्तेमाल करके तेजस्वी यादव और उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने कथित रूप से मॉल खरीदा था, जहां पर अभी सीबीआई की छापेमारी चल रही है। साथ ही मुनीश, लगातार ये जो सीबीआई की छापेमारी चल रही है, चाहे बिहार की बात कर लें, अब गुरुग्राम तक सीबीआई की ये रेड पहुंच चुकी है। जाहिर तौर पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और आरोप भी अब लंबे चौड़े लगेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आरोप इसमें लंबे चौड़े पहले से ही लग रहे हैं नेहा, और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 25 से ज्यादा ठिकाने हैं बिहार और दिल्ली एनसीआर में जहां पर ये छापेमारी चल रही है। इसके पहले आपको याद होगा कि जो लालू यादव की बेटी है मिसा और हेमा, उनके घर पे भी सीबीआई की छापेमारी हुई थी। उसके बाद सीबीआई ने भोला यादव, जो कि लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, उनके यहाँ पर छापेमारी करके गिरफ्तारी की थी। और अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी से संबंधित 4 ऐसे नेता हैं, जिसमें कि 2 राज्यसभा के एमपी भी हैं, सांसद, उनके यहाँ पे भी छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर सीबीआई का ये कहना है कि इसमें जो लोग भी शामिल थे, चाहे वो आरजेडी के हों या फिर लालू यादव के परिवार के हों, उन पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। और शिकंजा कसने के पीछे की वजह जो सीबीआई आधिकारिक रूप से बता रही है, उनका कहना है कि मामले की जांच आगे बढ़ी है। आगे बढ़ने के बाद में जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनके ऊपर लगातार छापेमारी हो रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और सबसे अहम हो जाएगा क्योंकि पहली बार इस मामले में तेजस्वी यादव, जो कि आज की तारीख में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम अगर इस पूरे घोटाले में आता है और उनसे जुड़े हुए जगहों पर छापेमारी होती, तो आप ये मान के चलिए कि आगे आने वाले समय में ना सिर्फ उनका बयान दर्ज हो सकता है, बल्कि उससे भी कड़ी कार्रवाई सीबीआई उनके खिलाफ कर सकती है। मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्यूब 71 ये मॉल जहां पर सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है, वहां पर छापेमारी चल रही है। तो बिहार में सियासी हलचल के बीच ये बड़ी खबर, ये मॉल बताया जा रहा है तेजस्वी यादव से सीधे तौर पर जुड़ा है और ये बताया जा रहा है कि इसको बनाने में जो पैसा लगा वो इसी घोटाले में, जिसकी बात कही जा रही है कि जमीन लेकर नौकरियां दी गई, जो आरोप लग रहे हैं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर, उन्हीं से जुड़ा है ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इसी के पैसे जो हैं इस मॉल के बनाने में इस्तेमाल हुआ है। तो गुरुग्राम मॉल के तेजस्वी का होने का ये दावा किया जा रहा है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं। सीबीआई की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। हालांकि आपको बता दें, सीबीआई ने 3 महीने पहले ही एफआईआर दर्ज की, पूछताछ भी राबड़ी देवी से हुई है, तेजस्वी यादव से भी कई बार सीबीआई की पूछताछ हो चुकी है। तो अब ये मामला और गहराता हुआ, अलग अलग जगहों पर वो ठिकाने चिन्हित किए गए, उन ठिकानों पर टीम पहुंच चुकी है। वहां पर सीबीआई पहुंचकर जांच कर रही है, क्योंकि कई दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे थे और उसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए अलग अलग जगहों पर छापेमारी। और इस बीच राबड़ी देवी बिहार विधानसभा पहुंच चुकी हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना था कि हम सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। क्यों डरेंगे? हम लोग डरने वाला आदमी नहीं। टारगेट करके लगता है, टारगेट किया जा रहा है मैडम, किया जा रहा है आप लोग टारगेट किया जा रहा है। आज बहुमत सिद्ध करना है कल, आज नई सरकार बने तो घबराहट है, लगता है आपके जितने करीबी हैं उन सब यहाँ सीबीआई जा रही है बिना किसी बात के क्या रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, अब देखिए बयान अपने आ रहे हैं, लेकिन सीबीआई का एक्शन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पटना से ये एक्शन शुरू होकर अब देखिए गुरुग्राम तक पहुंच चुका है।
जी बिल्कुल, देखिए जांच की आंच पटना से लेकर गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है। जैसा कि आप बता भी रही थी, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि गुड़गांव में जो कथित रूप से तेजस्वी यादव का मॉल है उस पर भी छापेमारी चल रही है। और पटना की बात करें, बिहार की बात करें तो यहाँ भी आप देखिए सुबह से सुनील कुमार सिंह समेत 3 अन्य नेताओं के घर पर छापेमारी चल रही है। और अब जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो देखिए यहाँ सुनील कुमार सिंह के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पे तख्तियां लगाई गई हैं, सीबीआई के खिलाफ तख्तियां लगाई गई हैं। ये बताइए क्यों आप लोग केदार हंगामा कर रहे हैं, धरना पे क्यों बैठे? नहीं कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार की साजिश है। जबरदस्ती जब से नीतीश जी और तेजस्वी जी एक हुए हैं तब से षड्यंत्र किया जा रहा है। केंद्र सरकार जबरदस्ती सीबीआई, सीआईडी, आईडी, ईडी के तो बदनाम किया जा रहा है। फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फिर बिहार में जब से ये भोलाऊ को रेड कर दिया कुछ नहीं मिला, इधर तेजस्वी जी के रेड पड़ा कुछ नहीं मिला। फिर सुनील बाबू जो सहकारिता के इतने बड़े गरीबों के मसीहा, उनको भी रेड किया जा रहा है। जबरदस्ती ये केंद्र सरकार की साजिश है, जबरदस्ती तोता मैना की तरह यूज किया जा रहा है। अगर 1300 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, नेता पर, मंत्री पर FIR दर्ज हो गया है, उस पर जांच तो होनी चाहिए। जो ललित मोदी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता सुनील कुमार सिंह के घर के बाहर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और सीबीआई वापस जाओ और केंद्र सरकार होश में आओ के नारेबाजी यहाँ पर चल रही। जाहिर सी बात है जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की आज ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, पटना से लेकर गुरुग्राम तक जांच की आंच फैल चुकी है। उसके बाद आरजेडी खेमे में हलचल साफ तौर पर देखी जा रही है। नेहा, रोहित आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन बाहर इस वक्त हंगामेदार स्थिति है। दरअसल जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदला है बीते कुछ महीनों में, उसी को लेकर अब भी वहां पर स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो सकी है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर इस वक्त हंगामेदार स्थिति दिखाई दे रही है। ये सभी विधायक गण महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर नहीं बल्कि बाहर आ गए हैं और शिंदे गुट के विधायक और उद्धव गुट के विधायक आपस में भिड़ गए हैं। ये खबर मिल रही है कि दोनों गुट के विधायक आपस में भिड़ गए हैं। सिर्फ बिहार में हलचल तेज नहीं है, हलचल महाराष्ट्र में भी तेज नजर आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर की जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए। शिंदे गुट और विपक्ष जो है वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनको चुनकर आपने भेजा है। आज स्थिति कुछ महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर ऐसी है कि हाथापाई तक की नौबत आती हुई दिख रही है। तो ये महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिंदे गुट और विपक्ष के नेता जो हैं वो आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। नाराजगी तो पहले से ही बनी हुई है क्योंकि शिंदे का शिवसेना से बागी होकर आ जाना, हालांकि शिवसेना पार्टी यानी अब तो 2 गुट हो गए हैं, शिंदे गुट और यहाँ पर उद्धव गुट। उस बात को लेकर जो नाराजगी थी वो नाराजगी कई बार ऐसे ही देखने को मिलती है और आज महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर ये तस्वीर देखने को मिल रही है जब शिंदे गुट और विपक्ष के जो नेता हैं वो आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं, बहस करते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को ढकेलते, धक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें विधानसभा के बाहर की है। ऋतिक भालेकर हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, ये परिस्थिति दरअसल कैसे पैदा हुई? क्योंकि देखिए दोनों में मनमुटाव तो है ही, आपस में कटुता भी है, लेकिन स्थिति यहां तक पहुंच जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के राजनीति के इतिहास इस तरह का चित्र पहली बार देखने को मिल रहा है, वो भी विधिमंडल के विधान भवन के प्रीमाइसेस में। कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहा था सीढ़ियों पर और कुछ घोषणाएं दी जा रही थी। घोषणाएं यूं थी कि 50 खोखे एकदम ओके। इस पर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने सदन में भी ये बात उठाई थी और उन्होंने कहा था कि अपनी मर्यादा ना लांगे और पर्सनल अटैक हमारे किसी भी MLA पर आप ना करें, आपको आंदोलन करना है, आप संरक्षित मार्ग से वो आंदोलन करे, लेकिन अगर पर्सनल अटैक करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस तरह की चेतावनी खुद CM ने सदन में भाषण करते समय दी थी और आज हमें ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं शिंदे गुट और बीजेपी के विधायक इकट्ठा होकर विधान भवन की सीढ़ियों पर नारेबाजी कर रहे थे
और बीएमसी में, मुंबई बीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आंदोलन करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। उसी समय विपक्ष के विधायक भी वहां पर इकट्ठा हुए, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के जो उद्धव कैंप के विधायक है वो वहां पर इकट्ठा हुए और वो उन्हीं के सामने वही नारेबाजी करने लगे जिसके बारे में सीएम ने चेतावनी दी थी। देखते ही देखते दोनों भी गुट आपस में भिड़ते हुए दिखे। हालांकि बीजेपी के विधायक इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन शिंदे गुट और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के विधायक जो है वो आमने सामने भिड़ते नजर आए। ऋत्विक, बिल्कुल ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं तो देखिए, एक शक्ति परीक्षण जो है वो बिहार में चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन जो है वो यहाँ आप महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर देख रहे हैं। यहाँ यानी ये जो तल्खियां थी वो हमें इसी तरीके से दिखती नजर आ रही हैं। फिलहाल स्थिति क्या है? अभी भी ऐसे ही एक दूसरे से भिड़ते ये लोग नजर आ रहे हैं या इन्होंने थोड़ी सी इज्जत रखी है, अलग हो गए हैं आपस में बातचीत करके? जी देखिए, यहाँ पर विधान भवन के जो मार्शल्स है उन्होंने स्थिति पर काबू तो पा लिया है, बल्कि हमें ये भी देखने को मिला कि जो सीनियर विधायक है, जो पूर्व मंत्री है, उन्हें यहाँ पर आकर इंटरफेयर करना पड़ा और दोनों गुट को आपस में भिड़ने से रोकते हुए वो दिखाई दे रहे हैं इन विजुअल्स में, जबकि अब स्थिति काबू में है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है। आपको बता दूं कि कल उद्धव ठाकरे विधान भवन पहुंचे थे महाविकास आघाड़ी की बैठक के लिए, और इसी बैठक में उद्धव ठाकरे हो या एनसीपी के आला नेता हो, उन्होंने अपने सभी विधायकों को ये बताया था कि हमें संघर्ष करना होगा, हमें लड़ना होगा और तभी जाकर हमारी इकट्ठा होकर जब आज होगी तब हम बीजेपी और शिंदे गुट को जो है हरा सकेंगे। आज विधान भवन में हमें देखने को मिला। ऋत्विक, ये स्थिति दरअसल आज जो महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर पैदा हुई है, इसकी आशंका दरअसल पहले से ही लगाई जा रही है क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। 2 याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी वो अभी भी उस पर सुनवाई चल रही है। एक बड़ी बेंच का गठन भी किया जाएगा, उस पर सुनवाई चलेगी, अभी लंबा दौर चल सकता है। लेकिन इस बीच आज ये बात शुरू कहां से हुई? ये दरअसल विधानसभा का सत्र होना था, पर सब इकट्ठा हो गए बाहर और इस तरीके से आपस में लड़ने लगे। यहाँ पर